हरे कृष्णा। हम लोग मोनार्की पार्ट 3 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पूरा मोनार्की टॉपिक शुरू किया था, आज उसका पार्ट 3 है। तो हम लोग डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में कंपैरिजन देख रहे थे। तो हम लोगों ने कई बातें चर्चा करी थी। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चर्चा करी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चर्चा करी थी। बहुत कुछ चर्चा हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में किया था। आज हम लोग डेमोक्रेसी और मोनार्की के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो दोनों का, डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक सिस्टम है और मोनार्की में जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज मैं एक लाइन पढ़ूंगा इस बुक की और समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल सब लोगों का जो सेंटर है वो इकोनॉमी है। आप किसी को भी मिलो, किसी से भी बात करो, वो जो भी इस समय जो भी वो कर रहा है एक्टिविटी, या जिस एक्टिविटी का वो आगे प्लान कर रहा है, उसका बेस है इकोनॉमी, मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जिसको हम आज मनी समझ रहे हैं, क्या वो वाकई मनी है कि नहीं है। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि आज केवल इतना ही टॉपिक ले पाऊं मैं इकोनॉमी के ऊपर, फिर हम लोग कल इस पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए क्या है। मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं। अब यहाँ बात हो रही है मोनार्की, जो वैदिक सिस्टम था, वैदिक सिस्टम ऑफ मोनार्की था। उसमें इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था बेसिकली। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन नेवर ऑकर्ड अंडर वैदिक मोनार्की सिस्टम। जैसे आज अभी हम लोग क्या सुनते हैं, महंगाई बढ़ गई या महंगाई कम हो गई। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका बिजनेस है, उसने कोई प्रोडक्ट ए मार्केट से खरीदा। जैसे मान के चलिए कि ए प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत है। तो एक बिजनेसमैन है, उसने ए प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए ए नाम का, उसको उसने मान लीजिए 50 रुपए में खरीदा। ठीक, 50 में खरीदा। अब क्या हुआ, अगर नहीं तो महंगाई बढ़ी है तो बेचेगा 60-70 में, तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन बाकी नॉर्मल लोगों के लिए नुकसान है कि वो महंगाई बढ़ी है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफ्लेशन होगा, जब महंगाई कम हो जाएगी, तो मान लीजिए उस ए प्रोडक्ट का प्राइस अब 30 रुपए हो चुका है मार्केट में, या 40 हो चुका है। मैंने तो 50 में लिया है। अब ना चाहते हुए भी मुझे 40 में बेचना पड़ेगा। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो बेसिकली ये जो उतार चढ़ाव है, महंगाई बढ़ जाना, महंगाई कम हो जाना, ऐसा हो जाना, वैसा हो जाना, आज के ट्रेंड में, आज जो होता है, ऐसा मोनार्की सिस्टम में नहीं था। वैदिक मोनार्की सिस्टम में था ही नहीं ऐसा कुछ। क्यों? देखिए, बिकॉज फूड, वाटर एंड शेल्टर वर नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी, rather they were based on land and cows। क्योंकि जो आपकी आवश्यकताएं हैं, खाना पीना, खाना और जल, और जो शेल्टर है, जो घर कह सकते हैं उसको, वो पैसे पे डिपेंड ही नहीं था। सिंपल। आपके पास लैंड है, आप लैंड से खाना उगा रहे हो। ठीक, नदी है, कुआं है, पानी है, बढ़िया सा घर बना लिया है आपने, जो कि प्राकृतिक चीजों से, जो कि नेचर में ऑलरेडी उपलब्ध है, पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास काउज हैं, तो कुछ चल रहा है। और लैंड कोई आपसे छीन सकता नहीं है, कि लैंड आपका ही है, लैंड कहीं जाएगा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आपने बोया है वो आप खाएंगे मस्त, और नेचुरल चीजें खाएंगे, तो बीमारी होने का सवाल भी नहीं, बीमारी होगी नहीं। बीमारी कम होगी तो पैसा खर्च करना नहीं। आज क्या हो रहा है, हम लोग कहते हैं
कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे या नहीं करेंगे तो अगर मान लो बीमार पड़े तो कैसे होगा। तो भाई बीमार पड़े ही क्यों, ऐसा नहीं करो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आती है। स्वभाव है हमारा, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर जो है हमारा बीमारियों का मंदिर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप मिक्सिंग चीजें खा रहे हो, क्योंकि सब मिक्सचर है, प्योर कुछ है नहीं। ईटिंग स्लीपिंग हैबिट आपकी प्योर है नहीं, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट में काम करना पड़ता है, टेंशन लेते हो, गंजे हो जाते हो, नौकरी भी नहीं मिलती आजकल कुछ लोगों को, फिर शादी टाइम पे होती नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल हो रखा है। रूटीन बिगड़ा हुआ है। रूटीन बिगड़ने से बीमारी तो अपने आप आएगी। रूपा जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना पीना, मतलब ज्यादा खाने पीने से बीमारी होती है, लेकिन उससे ज्यादा बीमारी होती है आपका रेगुलेटेड नहीं खाने पीने से। मतलब आपका शेड्यूल रेगुलेटेड नहीं है, इस वजह से ज्यादा बीमारी होती है व्यक्ति को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बेसिकली सिंपल था, लैंड, और लैंड है हमारा, काउज है, हम अपना उगाएंगे, अपने दूध पियेंगे, गौ माता है उसका जो गोबर आएगा उससे फिर उसको डालेंगे जमीन में, फिर उसका वो मैन्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर उगाएंगे, सब कुछ चल रहा है, साइकिल चल रही है। पैसे की जरूरत नहीं थी। ठीक। अब देखिए, लैंड एंड काउज आर गिफ्ट टू गॉड, टू मैनकाइंड एंड ऑल लिविंग एंटिटीज। तो जमीन है और जो गाय है भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। लैंड कैन बी कल्टिवेटेड फॉर ग्रेन्स एंड सीरियल्स। आप जमीन पे अनाज उगाओ। Simultaneously, cows can be milked, which in turn produce unlimited milk products, and bulls are employed for plugging land and transportation by bullock carts. सिंपल था। लैंड पे लैंड पे अनाज उगाओ, गाय से दूध लो, दूध से अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, दही बनाओ, छाछ, ये सब कुछ बनाओ। जो बुल्स हैं वो खेत जोतेंगे आपका, और आपको कहीं जाना है तो बुलक कार्ट्स। कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, कोई करेंसी की जरूरत नहीं। नो ऑयल डिपेंडेंसी, नो करेंसी रिक्वायरमेंट। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं करेंसी पहले थी नहीं, करेंसी पहले थी, पर करेंसी का मतलब क्या था पहले और अभी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। करेंसी वॉज बेस्ड ऑन रियल वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स लाइक गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व, सोना, सोने के ऊपर बेस्ड थी पहले पहले करेंसी। करेंसी है वो हमारे गोल्ड रिजर्व के ऊपर बेस्ड थी। गोल्ड रिजर्व मतलब सोना। ठीक। यही है आज भी, लेकिन लोगों को पता नहीं। करेंसी जो बेस्ड थी, करेंसी का आधार था गोल्ड रिजर्व, क्योंकि रियल वैल्यूएबल चीज है। सोना कभी, सोना देखिए बहुत वैल्यूएबल है, चाहे आज के समय हो चाहे पहले के समय हो। सोना सोना है, सोना अपनी वैल्यू नहीं खोता। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू करेंसी इज हाईली मिसयूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल recession and suppressing the populace economically is become a रेगुलर प्रैक्टिस। आजकल क्या करेंसी में हो गया है, आज की करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिफिशियल तौर पे रेसेशन ले आए। रेसेशन का मतलब होता है किसी के पास आज सोना है नहीं, किसी के पास कोई नौकरी है नहीं, किसी के पास खाना पीना कुछ है नहीं, इकोनॉमी और करेंसी आ गई है सेंटर, तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। किसी के पास ना कोई लैंड है, किसी के पास ना कोई काउज है, किसी के पास ना गोल्ड है, किसी के पास ना नौकरी है, कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के काम करता नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जो पैसे के लिए काम ना करे। क्या करेंगे, इस सिस्टम ही बना दिया है इसे। ना चाहते हुए भी आप पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस मतलब ये आम बात हो चुकी है। क्या करा जाएगा, यही पैसा, क्योंकि पैसा आजकल हर जगह पैसा आ गया है। पैसा हमें भी चाहिए। पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे।
जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत, बिल्कुल गलत है। पैसा नहीं है तो नहीं जिएंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन हम ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि बिना पैसे के आदमी रह सकता है। तो ये बहुत मिसयूज कर दिया है अपनी करेंसी को, मतलब अपने करेंसी के सिस्टम को। तो अब जो है, करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, करेंसी किसको बोलते हैं, करेंसी क्या, क्या आधार पे क्या चीज है करेंसी है। तो मैं पढ़ता हूँ ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पे मैं तो फिर जो है कुछ चर्चा भी करने का प्रयास करूंगा, शायद मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, क्लास लंबी होगी, लेकिन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी इज वेरी सिंपल। करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, समझिए एग्जाम्पल, इन अ विलेज द इनर रिक्वायरमेंट्स वर ट्रांजैक्टेड आइदर बाय रिलेशनशिप और बाय बार्टर सिस्टम। मान के चलिए एक गांव है, तो गांव में क्या होता है, मान लीजिए कोई वैश्य है, खेती करने वाला आदमी है, और कोई शूद्र है, सेवा करने वाला आदमी है। अब क्या होगा, जो शूद्र होगा या जो सेवक होगा या लेबर क्लास होगा, शूद्र नहीं बोलूंगा तो शूद्र आजकल लोग समझते नहीं शूद्र का मतलब क्या है, कि मैंने अपने वर्णाश्रम सीरीज में सुधार रखा है, कोई बात नहीं। शूद्र जो होते हैं, जो लेबर क्लास है, क्या करेंगे, वो वैश्य की सेवा करेंगे। और वैश्य सेवा के बदले जो उसने खेती करी, जो अनाज है या जो भी जरूरतमंद चीज है, वो शूद्र को देगा। काम खत्म, करेंसी की जरूरत नहीं। वैसे ही राजा क्या करेगा, राजा पूरे समाज का देखभाल करेगा, तो प्रोटेक्शन करेगा। और वैश्य जो होगा वो 25% टैक्स या कुछ भी जो टैक्स होता है, माफ कीजिएगा, 25% टैक्स नहीं होता, ये इसमें आएगा, इसी में आएगा, जो भी थोड़ा बहुत टैक्स है, वो टैक्स होता था अनाज के ऊपर। तो अनाज वो राजा को देगा, तो राजा को अनाज मिल गया, राजा ने प्रोटेक्शन दिया, तो कुछ चल रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो जो गृहस्थ होते थे वो भिक्षा में ब्राह्मणों को देते थे, और ब्राह्मण उसमें खुश रहते थे। तो बेसिकली सबका आपस में लिंक्ड था, और सबका रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी एक दूसरे के डिपेंडेंसी के ऊपर, या कह लो बार्टर सिस्टम। आपके खेत में चावल ज्यादा है, मेरे खेत में आलू ज्यादा है, लेट्स एक्सचेंज। आप इतना चावल नहीं खाओगे, मैं इतना आलू नहीं खा सकता, थोड़े चावल आप दो, मैं आपको आलू देता हूँ, खत्म, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया एक गांव के अंदर की बात, इनर इनर ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए, बैठो, तुम्हारी बात आने वाली है। तो ये तो हो गया इनर, जो आपके एक ही गांव में चीजें चल रही हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, व्हेन इट केम टू इंटर विलेज ट्रांजैक्शंस दे वुड पे द सरप्लस बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइंस। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, करेंसी कॉन्सेप्ट है। एक गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो आपस में ही रिलेशनशिप या बार्टर सिस्टम से चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब मान लीजिए कोई ए गांव है और बी गांव है, और वहां पे आपको चीजें इंटरचेंज करनी है। तो होता क्या था, लेट से मान के चलो, कोई ए गांव से कोई बंदा है, ठीक है, और बी गांव से कोई बंदा है। तो ए गांव में जो बंदा है उसको लेट से मान के चलते हैं 25 किलो चावल बी आदमी को देना है, जो गांव दूसरे गांव में है, बी गांव वाले आदमी को देना है। और बी गांव वाले आदमी को 25 किलो चावल, या लेट से, या माफ कीजिएगा, 25 किलो आलू ए को देना है। लेट से ऐसा करते हैं कि उसके पास आलू नहीं है, लेकिन इसने, गांव ए के आदमी ने 25 किलो चावल गांव बी के आदमी को दे दी, ठीक। और वो क्या करता था, बी जो बी गांव का आदमी, वो कहता था कि मैं आपको इतना ही अमाउंट का, या तो चावल, या तो आलू, या कुछ भी जो अनाज है, मैं आपको दूंगा, ठीक हो गया। अगर इतना वो लौटा नहीं पाया, लेट्स से कुछ टाइम के लिए वो लौटा नहीं पाया, तो कुछ अमाउंट का वो गोल्ड कॉइन देगा उसको। रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स से 25 किलो चावल ए पर्सन ने बी पर्सन को दिया,
और बी पर्सन ने कहा ठीक है, मैं इतने समय में आपको इतना 25 किलो ही, चाहे तो चावल, चाहे तो आलू, चाहे तो कुछ भी दूंगा। हो गया। अच्छा, अगर नहीं दे पाया टाइम पे, तो जो 25 किलो चावल का जो वैल्यू होगी गोल्ड में, वो मैं दूंगा। सिंपल। ये तो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन हुआ, छोटा ट्रांजेक्शन हुआ है। अब मान लो कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होना है, तो उसमें बहुत गोल्ड देना पड़ेगा। मान के चलो 100 किलो है, 100 किलो के हिसाब से जो गोल्ड कॉइन होगा वो देगा। अगर आप गोल्ड कॉइन दे रहे हो ऐसे, तो चांस बनता है, क्योंकि जहां गोल्ड आएगा वहां चोरी हो सकती है। जैसे मान के चलो आप गोल्ड लेके जा रहे हो किसी को देने के लिए, सोना लेके जा रहे हो, मान लो रास्ते में चोरी हो गया या कुछ हो गया, कैसा भी कुछ हो सकता है, भरोसा नहीं है। या इतना गोल्ड आप अपने घर पे रख रहे हो तो शायद चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होता है, तो राजा ने क्या किया, राजा जो होता है मोनार्की, उसने क्या किया, उसने कहा कि आप एक काम करो। जैसे आपको, जैसे लेट से मान के चलते हैं 25 किलो चावल का जो गोल्ड का जो उसका जो इक्विवेलेंट है, गोल्ड इक्विवेलेंट, मान के चलते हैं 10 सिक्के। लेट से मान के चलते हैं 25 किलो चावल का जो गोल्ड इक्विवेलेंट है, 10 गोल्ड के सिक्के तो नहीं कहूंगा मैं, 10 ग्राम गोल्ड लेट से। अब क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, 10 ग्राम गोल्ड जो है राजा को देगा, आप रखो। और राजा 10 ग्राम गोल्ड के बदले में एक सोने का सिक्का देगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बी आदमी, वो एक को खाली एक सिक्का देगा जो राजा ने दिया, और उस सिक्के के बदले में वो राजा से 10 ग्राम गोल्ड ले सकता है। तो मार्केट में गोल्ड नहीं वो फैलेगा। वो जो राजा ने आपको जो सिक्के दिया, कुछ भी दिए कि ऐसा इस सिक्के के बदले इतना गोल्ड राजा के पास है, आपको चाहिए, आप राजा के पास दो, गोल्ड रिजर्व ले लो। तो बेसिक आराम से ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे रिजर्व इंक्रीज हुआ, मतलब लोगों ने अपना सोना देना शुरू किया राजा को, तो राजा ने कॉइन्स देने शुरू करे कि आपको जब इतना कोई दे तो आप इतना कॉइन देना, तो फिर ऐसा करना वो करना। अब क्या हुआ, गोल्ड राजा के पास है, पूरे मार्केट में पूरे विलेज में फैल गए सिक्के, तो जो भी राजा ने दिया उस गोल्ड रिजर्व के बदले, उसी को हम आज पेपर का नोट बोलते हैं। पेपर जो हम लोग देते हैं ना, जो करेंसी देते हैं, ये पैसा डॉलर, वही है। अब क्या है, अब क्या है, अगर राजा आपको दे रहा है तो फेक करेंसी आ ही नहीं सकती, फिर राजा बनाएगा। और अगर फेक करेंसी आती भी है तो राजा की जिम्मेदारी है, राजा को निकाल देंगे। और अगर फेक करेंसी आएगा भी, तो राजा के ही सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी। राजा जाएगा, मैंने तो ये दिया था, पर लेट से मान के चलते हैं राजा ने कोई सिक्का बनाया, ए सिक्का, और आप फर्जी सिक्का बना दिए, तो जब राजा को आप दोगे तो आप गोल्ड मिलेगा ही नहीं, तो रहेगा फिर सिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में होता था कि वो राजा ने क्या बनाया, मेरे पास क्या है क्या नहीं। अब देखिए क्या है, अब करंट सिनेरियो में क्या हुआ, रिजर्व है ही नहीं, केवल कैश फैल रहा है। अब क्या है, अब अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ, जादू। प्रभु वो देखो, खोलना जरा, कोई भी कोई भी कंट्री का नोट खोलना, चाहे इंडिया का खोलोगे, इंडिया में, क्योंकि ये तो क्लास इंडिया जाएगी। देखो, ये अगर आप 200 का नोट खोलेंगे, जो भी इंडिया में, तो उसमें क्या लिखा है देखो, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। उसका मतलब क्या है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि 200 का जो नोट आप दोगे, उसके बदले में मैं 200 रुपए के नोट का गोल्ड इक्विवेलेंट दूंगा आपको। तो आपका हक है कि आप बैंक के पास जाओ, कहो भैया ये नोट लो, मुझे गोल्ड दो। लोगों के पास गोल्ड है ही नहीं।
कितनी बड़ी चीटिंग हो रही है। लोगों के पास गोल्ड है ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक कह लो, वहां गोल्ड रखा ही नहीं है आप। और आपको केवल ये थमा दिया है, आप उसी में घूम रहे हो। तो अब एक और सिस्टम देखो, सुनिए। लेट्स से, मान लीजिए एक बैंक है, बहुत बड़ा विषय है, ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन सच्चाई तो यहीं पर है। इसलिए मैं आपको नोट दिखा दी। अच्छा, कनाडा का नोट लेके, कनाडा का नोट है, तो उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा रहता है? मैंने देखा था कहीं। कहीं तो देखा था मैंने। पूरा। ठीक है, पता नहीं, मैंने देखा था कहीं, देखा था। तो निकालो यूएस डॉलर। एक सेकंड दीजिएगा बस। ये यूएस डॉलर में, इसमें फोटो सही से आ नहीं रही है। फोटो चाहिए होगा। फोटो चाहिए होगा, उसमें लिखा रहता है, इसमें इसमें फोटो नहीं आ रही है। तो वो नहीं आ रहा है, लिखा रहता है। चलो कोई नहीं। तो बस, हाँ ये वो दिखा देना ना, नेट पे नहीं दिखा रहा, नेट पे। तो बेसिकली ये चीज है। अब देखिए, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट सुनिएगा। जैसे लेट्स से, सुनो प्रभु सुनो, थोड़ा। से बैंक ने, ठीक है, बैंक ने 100 रुपए निकाले। मतलब अभी समझो कुछ है ही नहीं, कोई करेंसी है ही नहीं मार्केट में। बैंक ने 100 रुपए निकाले, ठीक? 10 10 की 10 नोट, ठीक? और 10 आदमी हैं आपके पास। आपने हर आदमी को 10 10 10 10 10 रुपए दे दी, 10 रुपए। 100 रुपए हो गए। अब क्या है, आपने दे दिए 100। मार्केट में 100 ही रुपए हैं, और 10 लोगों के पास 10 10 रुपए है। 100 रुपए हो गए। अब क्या है, अब बैंक आपसे बोले, व्यक्ति आपसे बोले कि 1 महीने बाद आप सबको मुझे एक मुझे 11 रुपए देने। 10 रुपए मुझसे लिए, आप मुझे देने 11 रुपए। तो बेसिकली कितने देने हैं बैंक को? कितने टोटल कितने देने हैं? 110। ठीक है, 10 रुपए देने। अब क्वेश्चन क्या है, जब मार्केट में है ही 100 रुपए, तो 110 आएंगे कैसे? इसका दो ही ऑप्शन हो सकता है। व्यक्ति को दूसरे के पैसे छीनने पड़ेंगे। या तो जैसे को दूसरे के पैसे छीने, वो दे दिए, वो दे दिया, वो सेफ हो जाएगा। जो नहीं दे पाया, वो गया। यही हो रहा है। इसीलिए अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है ही उतना। अब कहाँ से लाओगे? लोन लेने का ही, लोन लोन देना यही टेक्निक है उनकी। आपको दे रहा हूं, आपको देना है ही नहीं मार्केट में उतना। जो तुम मुझसे रिटर्न में मांग रहे हो, जो तुम इंटरेस्ट लगा के मुझसे मांग रहे हो, वो है ही नहीं मार्केट में। कहाँ से दूंगा? और अगर मैं दे रहा हूं तो मैं किसी का छीन रहा हूं। इसीलिए जो गरीब है बेचारा गरीब ही हो रहा है, अमीर अमीर ही हो रहा है।
इसीलिए जब वो था ना गद्दाफी, तो गद्दाफी को, इसराइल का था राजा गद्दाफी, तो उससे जो वो नहीं शेख अरब जो शेख होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दुबई के जो शेख होते हैं, तो गद्दाफी को उन लोगों ने कहा कि मुझे आप इसराइल में वहाँ पेट्रोलियम पेट्रोलियम ताकि मुझे आपसे पेट्रोल चाहिए, मैं आपको बदले में कैश दूँ। तो गद्दाफी ने कहा नहीं कैश चाहिए, मुझे गोल्ड कॉइन्स चाहिए, गोल्ड कॉइन्स चाहिए। तो गद्दाफी को मार डाला उन्होंने। गोल्ड कॉइन कहाँ से होगी? वही तो वैल्यूएबल चीज है। आप करेंसी लो तो फर्जी है, कुछ करोगे नहीं तो फर्जी है, लेकिन गोल्ड कॉइन मतलब गोल्ड रिजर्व ले रहे हो आप, तो वो क्यों कोई क्यों देगा? तो इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय है कि हमारा गोल्ड है कहाँ। कि जो आप नोट लेके टहल रहे हो वो तो गोल्ड इक्विवेलेंट है ना, गोल्ड कहाँ है? बड़ा विषय है। इसीलिए जब कोई इस बारे में बात करता है तो वो मारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे पढ़ता हूँ। दिस इज बिकॉज कैपिटलिस्ट ओन द डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर इन दे इजिली पास लॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज दे वांट। तो अब कैपिटलिस्ट लोग क्या है, उन्होंने छापे नोट, अब वो पावर में आ गए और जो गोल्ड है वो लेके बैठ गए। एनी बडी अपोजिंग, तो जो भी अपोज करेगा हैज दैट दैट थ्रेट दैट थ्रेट बिकॉज ऑल द डिफेंस डिपार्टमेंट्स अंडर देम। अब क्या है कि आप ऐसा कंडीशन बना दिए हो कि बिना पैसे कोई रह नहीं पाएगा, और पैसा आपके ही पास है, आप ही छापते हो अपना पैसा, तो आप लोग कंट्रोल कर ही लोगे आसानी से। सिंपल है। इन लास्ट सेंचुरी ऑल द monarchs were killed one by one or forced to accept a democratic system which indirectly boost economic domination. डेमोक्रेसी मीन्स पैसा। आजकल का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें पैसा ही पैसा है। जो बड़ा आदमी है, जो कैपिटलिस्ट है, वो पॉलिटिकल पार्टी से मिलके जो कम्युनिस्ट है दुनिया पैसा नहीं उसको दबाता है। और जब कम्युनिस्ट को फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जब पावर में आता है, जैसे अपोजिंग पार्टीज जब पावर में आती है, तो भी वही करती है तो उनके साथ हुआ है ही हमारे बेनिफिट के लिए। कभी कुछ हुआ भी है डेमोक्रेसी में? सबसे मेन बात है, हमसे हमारा गोल्ड ही ले लिया गया है। हमें फर्जी के नोट थमा दिए। जिन प्रभुपाद जी बोलते थे पहले के समय लोग खाना खाते थे सोने की थाली में, खाना खाते हैं थर्माकोल प्लास्टिक के साथ। ये हमारा एडवांस में, सोना ही नहीं है ना, है ही नहीं हमारे पास, छीन लिया सब। This is done very sophisticatedly using the intelligence agencies that bring unrest in nation and uproar against the monarch. तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस बने, कम्युनिटी बने जिन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट में काम किया। ग्रेजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअली बैंकिंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अ चाइल्ड टू एन ओल्ड ऑल आर डिपेंडेंट। तुम ये बताओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोल दे कि मैं बिना जॉब के रह लूंगा? तो जॉब, बिना जॉब के नहीं रह पाऊंगा तो ये गुलामी है कि नहीं? ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी लोन चुकाना पड़ता है, और फिर नया लोन लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज एजुकेशन लोन लिया, उतार दिया, घर लेने के पैसे नहीं है, घर के लिए लोन लेना है, वो चुकाओगे तो गाड़ी के लिए लोन लेना है, वो चुकाओगे, तो बेसिकली आप तो लोन में ही फंसे रहे ना, आप निकले कहाँ? डेमोक्रेसी ने आपका कुछ फायदा किया क्या? आपको तो फंसा दिया बल्कि उल्टा बैंकिंग सिस्टम में। और और कभी भी कोई भी बैंक बैंकरप्ट हो सकता है। जिस जहां आप अपना नकली पैसा दे रहे हो बैंक में, वही सिक्योरिटी नहीं कि वहां का पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा। बैंकरप्ट हो गया अगर कुछ है ही नहीं, अगर सारा पैसा आपसे छीन लिया जाए तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समानी। तो ये ऐसा गधा बनाया हमें, हमसे जो रियल वैल्यूएबल चीज है वो चुरा ली, हमें फर्जी की चीज दी, और उस फर्जी की चीज का भरोसा नहीं, वो रहेगा नहीं रहेगा, और छीन ली गई या चली गई तो हम खत्म। अब तो और फर्जी ले आए डिजिटल चीज, इसमें तो ज्यादा क्राइम हो रहा है। कब आपसे कोई फोन कॉल आए, आपसे कोई बात करे, ये प्लान वो प्लान, उतने देर में आपका अकाउंट साफ। मतलब, और ये जो भी है ना, जो डिजिटल बैंकिंग है उसमें क्या है, आपके पास असली पैसा नहीं आता है, आपके पास नंबर्स आते हैं।
आज मान लो मेरे अकाउंट में $800 है, सैलरी आएगी, तो 800 प्लस $200, $1000 आपके पास। मैं मुझे हाथ में क्या मिला? कुछ टेंजिबल मेरे हाथ में आया? कुछ नहीं, बस खाली फिगर बढ़ गया 200। 800 प्लस 200 हो गए। आप किसी को ट्रांजेक्शन करोगे, वहां फिगर बढ़ जाएगा, वहां फिगर बढ़ जाएगा। अरे है क्या हाथ में? मोबाइल चोरी, सब खत्म। इतना अनसेफ हो चुका है। तो बैंकरप्ट हो गया तो आदमी के पास कुछ बचा ही नहीं। और फिर आदमी आदमी जाए न्याय न्याय मांगने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए, तो वहां जस्टिस देने वाला कोई नहीं है। आपका केस चलेगा लाखों लाखों साल। मतलब आज जैसे आपके साथ कोई घटना घटी है, आपने केस फाइल किया, तो न्याय तब आएगा जब आपके पोते न्याय लड़ रहे होंगे केस। वो आपके साथ था, लड़ रहे पोते आप। ये हाल, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और जो भी रिसेशन आता है, जो भी वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या जो भी हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, जॉब नहीं है, ये सब कुछ फर्जी है। ये सब पहले ही प्लान रहता है एडवांस। इस समय इस कंट्री का ये फेज आना चाहिए, और फिर वहां पे उस कंट्री का वो फेज आना चाहिए। ये कोई अनप्लान नहीं है, ऐसा नहीं अपने आप आ जाता है, ये सब प्लानिंग के साथ आता है। अभी क्या हुआ? कनाडा में रिसेशन चल रहा है। सर रिसेशन चल ही रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ठीक है, आपको कुछ देना चाहिए फैसिलिटी, आप दे नहीं रहे। ऊपर से जो बंदा पढ़ने आएगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक, अगर आपकी कंट्री में जॉब नहीं है, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट के क्यों आए यहाँ पे? जैसे मैं कुछ लगा के आया दाम, पैसे की बात करें, बिजनेस की बात करें, मैं इतने डॉलर लगा के कनाडा आया। अब लगा के आया हूँ, तो सबका स्वभाव रहता है कि भाई इतने रुपए लगाए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इस रुपयों को कवर करना है, या उससे ज्यादा ही कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अब आप जीआईसी बढ़ा दिए, ज्यादा दे के आएगा, और यहाँ कुछ है ही नहीं उसको। यही ये किया क्यों? इससे क्या साबित होता है? हम पैसे कमाएंगे, हम पैसे कमाएंगे क्योंकि तुम आओगे, तुम यहाँ आओगे, तुम रगड़ोगे, हमारी मैन पावर बढ़ेगी, और हम लोग कुछ देंगे नहीं। हो क्या रहा है देखिए, मैन पावर बहुत है, पर कम पैसे देने पड़ रहे हैं। भाई जॉब है नहीं, जॉब नहीं है तो जो डिमांड है, मतलब लोग ज्यादा हैं, जॉब्स कम है, तो लोग जो है कम पैसे में भी जॉब करने को तैयार है। क्या करेंगे, भाई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो बेनिफिट किसको हो रहा है? कहना गवर्नमेंट कि जितने, जैसे अगर जैसे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में जितना खर्चा उनको करना पड़ता, अब उससे कम करना पड़ रहा है ना, कि जॉब कम है। जॉब कम हुई क्यों? आपकी आपकी वजह से। ये बहुत बड़ा विषय, मैं इसमें बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो भी कंडीशन है, वो सब प्लान रहती है पहले ही। और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जनरेशन जो हमारी आजकल की है, वो कुछ समझती ही नहीं है सब चीजों को। बस खाली पैसे के पीछे भाग रही है, एंजॉय लाइफ को एंजॉय करने के पीछे भाग रही है। वो समझ नहीं रही कि इतना पैसा भी नकली है, आपका एंजॉयमेंट भी नकली है, आपको लूटा जा रहा है, आपको जबरदस्ती नौकर बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, कि आप नौकरी करो, काम करो, टेंशन लो, हेडेक लो। सिंपल। आप कंपनी में काम करने आते हो, कोडिंग लिखते हो, सर खपाते हो, आपके बाल उड़ जाते हैं। पैसा आया, बाल उड़े। बाल उड़ने के बाद शादी होती नहीं है। फिर क्या करते हो आप? जो पैसा आपने कमाया, डॉक्टर बटरा को दोगे, बाल ले लोगे। तो बेसिकली पैसा दिया, बाल गए, फिर पैसा कमाया, बाल गए, फिर पैसा दिया, बाल लिए। फिर आपने किया क्या? सेम विद दिस। कोडिंग करे, पैसा कमाया, डायबिटीज हो गई, वो पैसा गया डायबिटीज में। और फिर आप ठीक हो, या ठीक हो रहे हैं, ठीक होने के लिए कर रहे हैं ट्राई। तो काहे का पैसा, किस काम का? लेकिन सिस्टम ऐसा है, नहीं करोगे, जियोगे नहीं।
तो इसका मतलब क्या है? आपको गधा बनाएंगे। गधा क्या करता है? गधे गधे का सीन है, गधे को लगता है जब तक धोबी मुझे खाने को नहीं देगा मुझे घास नहीं मिलेगी, जबकि घास हर जगह। वैसे ही आपको क्या लगता है, जब तक मैं कमाऊंगा नहीं मैं रोटी पानी खा नहीं पाऊंगा, जबकि रोटी पानी सब जगह मौजूद है, लैंड इतने पड़े हुए हैं, खुद कमाओ, वो खुद खेती करो, खुद खाओ। सिंपल। कौन बोला है गुलाम बनने को? इसीलिए सबसे अच्छी लाइफ है कि आप लैंड हो, काउज हो, वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करो, बढ़िया वर्णाश्रम में आराम से सिंपल लाइफ जियो, भक्ति करो, निकलो। अल्टीमेटली तो भक्ति करना निकलना है। काहे स्ट्रेस लेना, काहे को। अब आजकल तो ऐसा हो चुका है, लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उनको बच्चे ही पैदा नहीं होते। ये हाल है। आदमी शादी करता है उस सुख के लिए और बच्चे ही पैदा नहीं होते। करता ही इतनी गलत एज में। 32 37। मेरे एक शिक्षा गुरु बता रहे थे, डॉक्टर है वो, कहते 30 के बाद अगर शादी करोगे तो बच्चे पैदा तो कर लोगे, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद आपकी हेल्थ बहुत खराब होने वाली है। कि वो उम्र है ही नहीं शादी, वो मतलब बच्चे पैदा करने की आपकी उम्र 25 से 30 के बीच में है, बच्चे पैदा करने। फिर आपको कुछ ना कुछ वो, तो बताया टेक्निकल वर्ड पोस्ट्रेट ऐसे कुछ तो बताया, तो बढ़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ये है। और तो वर्णाश्रम का धर्म का फॉलो करें, सिंपल लाइफ जिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करेंगे। इतनी पॉलिटिक्स चलती है, लोग गिराते हैं आपको, लोग आपकी सफलता को देख के द्वेष करते हैं, आपकी चार बातें बनाते हैं, आपको बदनाम करते हैं समाज में, फिर आपको स्ट्रेस होता है, फिर आप डिप्रेशन से लड़ते हो, अकेले रहते हो, किसी को बताते नहीं हो, फिर अटैक पड़ता है, फिर बीमारियां आती हैं, फिर पैसा बीमारियों में जाता है सही करने में। काहे क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो पैराग्राफ बचे, बहुत हो चुके। द डिवाइड एंड रूल इज मेजर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय सच पीपल। अब देखिए, ये सब हुआ क्यों, ये सब कहाँ से आ गया है, सब नौटंकी चीजें कहाँ से आई? तो ये सब चीजें आई डिवाइड एंड रूल। बेसिकली हुआ क्या, ब्रिटिशर्स क्या किए, देखिए, दे ब्रिंग philosophies which will contradict their earlier faiths and divide them in orthodox and liberals। क्या हुआ, पहले यहाँ पे सब शास्त्र को फॉलो करते थे, सब वर्णाश्रम थे। तो वर्णाश्रम में कैटेगरी होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सब डिवीजन होता है। वो तो स्वाभाविक होता है, वो कोई करता नहीं है, वो गुण कर्म से रहता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने लोगों के कान को ऐसा भरा कि ये लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या ये लोग तुम्हारे ऊपर क्यों, तुम वहां क्यों नहीं। मतलब आप ऐसे सिंपल ऐसे भाषा में बोला जाए, कोई चपरासी है, किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड कह लो, चपरासी है सिक्योरिटी गार्ड, अब उसको बोलो तुम सिक्योरिटी गार्ड क्यों, तुम कंपनी के मालिक क्यों नहीं। ये हाँ, ये बोल रहा है। जहां आप कुछ और बनने का सोचते हो, जैसे आप सोच रहे हो मैं कंपनी का मालिक बनूं, इसका मतलब आप कंपनी के मालिक से द्वेष करते हो कि आप वो बनना चाहते हो। क्या हुआ, द्वेष आ गया। अब द्वेष आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, और कैसे भी करके उसको नीचे गिराना चाहते हो। कि आप में तो कैपेबिलिटी है नहीं, क्या आप तो सिक्योरिटी गार्ड हो, आप में तो नॉलेज है नहीं, क्या आप वो बन जाओ। पॉइंट यही है कि उसको नीचे गिरा दो। दो ही चीजें, या तो आदमी को नीचे गिराओ, या तो आप उसके ऊपर उठो। दो ही चीज हो सकती है। तो बेसिकली क्या हो, तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे जो फेथ, जो हमारे जो शास्त्र में श्रद्धा थी, उसको पहले तोड़ा, और तोड़ के दो डिवीजन बना दिए, ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल्स। पुराने ख्यालात की और नए मॉडर्न, नए ख्यालात डिवाइड कर दिए। अब देखिए क्या किया उन्होंने, कभी वो लोग लिबरल्स को फंड करते कि आप लड़ो ऑर्थोडॉक्स से। कभी लिबरल्स के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो तुम इतने मतलब मॉडर्न हो, ये सब क्या, ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो सब हटाओ इन लोगों को, उसको फंडिंग करेंगे। कभी जाएंगे ऑर्थोडॉक्स के पास, ये लिबरल्स उनको हटाओ, पुराने सिद्धांत ही सही थे। तो बेसिकली दो लोग हैं लड़ने वाले, आप तीसरी पार्टी हो, दोनों को भड़काते हो।
आप ही दोनों को भड़का रहे हो और आपने दोनों को क्रिएट किया। तो बेसिकली आपका ही कंट्रोल है दोनों पर, और आप ही दोनों को लड़वा रहे हो। तो राजा आप हो गए। तो कांस्टेंट टग ऑफ वॉर कराते हैं वो लोग, और डेमोक्रेसी यही करती है। सर आप माइनॉरिटी में हो तो आपके साथ है। फिर कुछ समय बाद हम मेजोरिटी के साथ। यहाँ से ही वोट लेना है, वहां से ही वोट लेना है। और नहीं तो पहले दोनों को लड़ाओ, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, फिर बोलो नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच हम लड़ाइयाँ बंद करेंगे। आपने लड़ाई कराई, तो लोगों को लगा अरे लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई बंद होनी चाहिए। फिर आप ही सीन में आ गए, हम हमें वोट दीजिए, हम लड़ाई बंद करेंगे। आप हीरो बन गए। प्रॉब्लम दे के, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला के आप हीरो बन गए। ये बहुत डेंजरस है डेमोक्रेसी। कांस्टेंट लड़ाई कराती है, और फिर लड़ाई सॉल्व भी खुद ही करने की आती है, फिर सॉल्व करती नहीं है। यही बात है कि इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग गुड एंड क्वालिफाइड पीपल, elections are campaigned so that there are people who are greedy for post and power come up and then qualified remains unheard। यही पॉइंट होता है कि अगर कोई शूद्र या कोई अनक्वालिफाइड आदमी आके बोलता है कि मुझे वोट दो, आप तो मूर्ख हो, जनता मूर्ख है, दे देगी वोट, और वो जीत जाएगा। लेकिन जो वाकई में धर्म का काम करना चाहता है, उसी को सुनेगा नहीं। कि पावर में अधर्मी लोग आ गए, तो वो धर्म के लोगों को दबाएंगे, तो उनकी बात को सुनेगा नहीं। तो हम यही कर सकते हैं। The only thing qualified can do is write articles in magazine और newspaper and express their views। तो हम ये कर सकते हैं कि जो वास्तविक हित चाहते हैं लोगों का, तो वो बुक्स लिखें, लोगों तक पहुंचाएं अपनी बात। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे जो वो है ना चक्का, वो जाइंट व्हील बोलते हैं, वो जाइंट भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भले ही आप कितने पावरफुल आदमी हैं, लेकिन अगर आप जाइंट व्हील के अंदर घुसे तो आपको घूमना पड़ेगा। आपको जाइंट व्हील में रहने के लिए ऊपर नीचे होना ही पड़ेगा, कुछ आप कर नहीं सकते। तो वैसे कितने भी आप सॉलिड आदमी हो, धर्म के कार्य करने वाले आदमी हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में घुसे तो नहीं और कौन। अरविंद केजरीवाल कैसे आया, अनशन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करेंगे, आज खुद ही वैसा हो गया, खुद ही वैसा हो गया। तो पॉलिटिक्स का ये स्वभाव है कि जैसे ही आप घुसे, आज की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले तो पॉलिटिक्स भी अच्छी होती थी, तो जैसे ही पॉलिटिक्स में घुसे देन यू आर कौन। ये सिस्टम है, आपको वहां रहने के लिए घूमना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा एक आध चीज। तो इसीलिए जो होता है, इसीलिए व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। हम लोग एक नया सिस्टम ही लेके आएंगे, ज्यादा लाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो बिकॉज वॉट एवर एजेंडा द पार्टी में है, अल्टीमेटली दे आर कंटेस्टिंग फॉर मनी एंड पावर। बेसिकली हर किसी को पैसा और पावर चाहिए। तो वोटिंग एनी पार्टी मेक्स नो डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे, इट इज सम अदर कैपिटलिस्ट हु विल विन। सिंपल है, मैंने पहले से बताया कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट, कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो किसी को भी आप वो वोट दोगे, तो वो कैपिटलिस्ट बनेगा, और वो बन के वही काम करेगा जो पहले की पार्टी कर रही थी। ये सिस्टम ऐसा है, गोल है ना, जिसको आप, जो यहाँ पर है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो आपके वोट से वो यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, पर है एक ही सिस्टम में। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम से बाहर ही चला गया, है उसी में, तो वही करेगा जो पहले कर रहा था। जैसे जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो जो यहाँ पे कर रहा था व्यक्ति, तो जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा वही करेगा, वो यहाँ आ जाएगा। फिर ये यहाँ वोट दोगे आप, ये वहां पहुंचेगा, वही काम करेगा जो ये कर रहा था पहले। तो कोई फर्क पड़ता नहीं आपके वोट देने से। इसलिए आप वोट दो ही मत। कम से कम जो अधर्म पार्टी, जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अधर्म करेंगे, उसका पाप तो नहीं लगेगा आपको। दो ही मत। अब आते हैं मोनार्की सिस्टम की लास्ट पैराग्राफ है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में थिंग्स बहुत इजी थी। क्या था देखिए, ऑल हु अर्न पे टैक्सेस, मतलब जो वैश्य है, जो भी कमाते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था राजा को। एंड ब्राह्मणास गो डोर टू डोर एंड गिव स्क्रिप्चुरल नॉलेज, एनलाइटन पीपल टेकिंग नो सैलरी। एंड क्षत्रिय, हाँ, ब्राह्मण का मतलब वो सैलरी नहीं लेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्राह्मण मतलब सैलरी नहीं लेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी सर्विस के बदले पैसे लिए,
वो शूद्र ही है, शूद्र ही है, शूद्र ही है। भले ही आप बोल दो मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं, आप एक नंबर के शूद्र हैं, आप पैसा ले रहे हैं। आजकल तो पॉसिबल नहीं, उनका सिस्टम ही ऐसा फर्जी क्रिएट कर रखा है। इसीलिए जहां तक संभव हो शास्त्र का ज्ञान फ्री में हो। कोई भी व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्र या कोई भी प्रभुपाद जी की किताब, हम लोग प्रभुपाद जी इसलिए बोलेंगे परंपरा में, कोई भी परंपरा ज्ञान कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है शास्त्र का, भगवान के बारे में बता रहा है, पैसे कभी ना ले, कभी ना ले। तब आप शूद्र हो जाओगे, तब आपको अधिकार ही नहीं है शास्त्र बोलने का। शास्त्र कौन बोलता था पहले? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो पैसे नहीं लेता था। तो अगर आप पैसे लेके शास्त्र बोले तो आप शूद्र हो गए, आपको अधिकार नहीं फिर आपको बोलने का। पैसे लेने का मतलब है आप डिमांड नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, आपको दान में जो दे रहा है, ठीक है दे रहा है। देखिए सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब ये है ना कि कंपनी आपको इतना देगी तो ही मैं काम करूँ। बेसिकली सैलरी का मतलब यही है। तो अगर आप ये बोलते हो कि मैं एक कथा के इतने रुपए लूंगा, आप सोचिए। हाँ वो अपने मन से कुछ दे रहा है तो वो अलग बात है, वो तो आपको स्वीकार करना चाहिए एज अ गुरु दक्षिणा। आपको नहीं मांगना है। मैं जानता हूँ इस्कॉन का एक डिवोटी है, इनिशिएटेड है, एक लेक्चर के 20 लाख रुपए लेता है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम। वो बहुत फेमस है। तो अब वो है क्या अकॉर्डिंग टू शास्त्र, वो तो आपको खुद में आप समझ गए होंगे। और वो कभी कृष्ण की बात नहीं करेगा, कृष्ण के आधार पे जाएगा बताने, पर कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताएगा। और 20 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। तो हाँ सैलरी नहीं लेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय टैक्स लेगा, क्षत्रिय टैक्स लेगा। और वैश्य का करते थे, वैश्य बिजनेस कम्युनिटी है, वो जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचेगा, अनाज बेचने का मतलब क्या है, अनाज देगा तो उसके बदले में वो कुछ लेगा। ठीक है। और लेबर क्लास सबकी सहायता करेगा। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट था ये नहीं पहले। ब्राह्मण क्या है, अपना कार्य में लगा, क्षत्रिय अपने कार्य में लगा, वैश्य अपने कार्य में लगा, शूद्र अपने कार्य में लगा। कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है ये बताइए? आज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि आप हो केमिकल इंजीनियर और आप हो सिक्योरिटी गार्ड। मतलब आपने इतने रुपए देके केमिकल इंजीनियरिंग करी और आप सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। बताओ क्या दुर्भाग्य है। और आप लोन लेके आए थे, अब सिक्योरिटी गार्ड में लोन है नहीं, लोन चुका नहीं पाओगे, टेंशन उसकी लेते हो। क्यों क्यों पढ़ना ही सिस्टम में? क्यों ना अपना सिंपल लैंड लो, गाय लो, खेती करो। जितना आप 6 महीने में उगाओगे उतना 6 महीने कुछ बिना उगाए खाओ पियो। मस्त गाय, गाय दूध देगी, आराम से मिठाई खाओ, पकौड़े खाओ, मस्त रहो, भगवान की भक्ति करो, निकलो। तो सो सिंपल। और यहाँ तो इतने लैंड खाली पड़े हैं कनाडा में कि बाहर बिल्कुल तो आदमी तो रिलैक्स रहे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कौन सा इतना ज्ञानी है। क्या करेंगे? उनको लगता है कि जब तक हम पैसे नहीं कमाएंगे, जब तक हम कागज का टुकड़ा नहीं लेंगे, तब तक हम चलेगा नहीं कुछ काम। ये कितने गधे हो चुके हैं, कागज के टुकड़े पे जीते हैं मतलब। मतलब कमाल हो गया। कागज का टुकड़ा। डिजिटल में तो कुछ दिखता ही नहीं। बस खाली कुछ ट्रांजेक्शन किया, वो कार्ड डिटेल डाली, वो यहाँ से नंबर्स कम हुए, वहां नंबर्स बढ़ गए, ओ हो गया। नंबर्स के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हर जगह नंबर। पढ़ाई करो तो नंबर लेके आओ, जॉब करो तो नंबर लेके आओ। दुर्भाग्य। तो लैंड लॉर्ड, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लैंड लॉर्ड है, उसके पास 100 एकड़ का जमीन है। तो 25 एकड़ में जो वो खेती करेगा तो उसको वो टैक्स देना है राजा को। ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, अगर उसको खेती नहीं आती, या तो वो खुद किसी व्यक्ति को हायर करेगा जो खेती करेगा, या बोलेगा राजा को, तो राजा किसी को भेजे। तो इन आइदर केस हर व्यक्ति एम्प्लॉयड तो हो ही जाएगा। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कि आप सब लोग काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, राजा किसी को भेजेगा जो काम नहीं कर रहा है, वो आपकी खेती में हेल्प करेगा। सिंपल है, लैंड है आपके पास, उसको आप यूज किया। 100 एकड़ जमीन अगर आपके पास, तो 25 एकड़ में जितना आप अनाज कमाते हो या अनाज आपके पास है,
देखिए 100 एकड़ में खेती कर रहा है और 25 एकड़ केवल राजा को दे रहा है। 75 एकड़ में उसके पास बहुत है खाने को। हाँ, खाने को क्या, बहुत है देने को। तो जो नहीं भी कर रहा है उसके पास ही पहुंच रहा है ना। कितना परफेक्ट सिस्टम। आप मस्त रहो आराम से, बस खाओ पियो भक्ति करो। इन आइदर केस मैन एम्प्लॉयड हो ही जाएगा, और लैंड का भी यूज हो रहा है, आराम से खेती भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, टैक्स रेवेन्यू भी प्रॉपर्ली अवेलेबल है। मतलब जैसे मान लीजिए 25 एकड़ में जो कमाए आपने राजा को दिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, तो राजा के पास जाएगा, जो उसके पास 25 एकड़ का सामान गया है, 10-12 एकड़ का दे देगा इसको, पास रख लेगा। वो भी खुश हो गया, ये भी ठीक है। और हाँ, कोई माफिया नहीं। भाई देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट है तो किस लिए? आप किसी को दोगे सुपारी तो क्या बोलते हो? आप ठोको, मैं आपको इतना ठुका दूंगा। का मतलब क्या, नोट दूंगा? नोट थे ही नहीं। पहले कोई झगड़े की बात ही नहीं है। सब अपने काम में लगे हुए हैं, सबको शास्त्र ज्ञान है, सबको भगवान पे विश्वास है, तो क्या क्यों लड़ेगा? तो माफिया का थ्रेट नहीं। लेकिन एक चीज थी कि सब लोग राजा की बात माने। राजा की बात नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। और राजा दंड भी देगा तो आपके बेनिफिट के लिए देगा, क्योंकि आपको फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये बेनिफिट है आपका। और राजा कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी को दंड दे राजा के बिहाफ। ऐसा नहीं होता था। ये नहीं कि चलो हाँ राजा चाहता है कि मैं आपको मार दूं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं। तो राजा पे ही सब लोग डिपेंड थे। और राजा डिपेंड था ब्राह्मणों पे, शास्त्र पे। तो पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। तो मुझे लगता है कि अब ये क्लास सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि मोनार्की सिस्टम ज्यादा बेस्ट है। अब हम लोग कल चर्चा करेंगे कि राजा का, देखिए हमने बात की राजा मेन है, पर राजा होना कैसा चाहिए। व्हाट शुड बी एन व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ मोनार्क, एंड व्हाट इज एन आइडियल मोनार्क। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आइडियल मोनार्क हमारे शास्त्रों में बताए गए थे, परीक्षित महाराज हो गए, कुलशेखर महाराज हो गए, तो उनकी जीवन के बारे में उन्होंने क्या पॉलिसी अप्लाई करी समाज को चलाने में, चर्चा करेंगे। फिर हमारा टॉपिक मोनार्की खत्म हो जाएगा। टिल देन, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।